हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस और आज के वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि जैसे कि कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। जो HCl गैस है उसका प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और साथ ही क्या एसिड के अंदर वाटर को मिलाया जाना चाहिए या वाटर के अंदर एसिड को, और इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं वो फाइंड आउट करेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैप्टर के जो पिछले वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डाल रहा हूं, तो उसके ऊपर से आप क्लिक करके पहले उन वीडियोज को देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आ सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें कंसेप्ट की कि कौन से जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्या एसिड या जो बेसिस के सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते भी हैं या फिर नहीं करते। तो इसको समझने के लिए देखिए एग्जैक्टली हमें समझना होगा कि एक्चुअल में जब आप वाटर को ऐड करते हैं किसी भी एसिड में या बेस में तो होता क्या है, यानी जब आप उसका एक्वाज सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्यों HCl गैस है वो लिटमस पेपर के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी, इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास आ जाएगा इसी में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है और ये जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास किसका है, H2SO4। H2SO4 का ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे देखिए मैंने दो टर्मिनल्स को जोड़ दिया है, या फिर आप चाहें तो किसी भी एसिड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्मिनल है जो कि पॉजिटिव है और ये दूसरा टर्मिनल है जो कि मेरे पास कैसा है, नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, तो आप सभी देख ही पा रहे होंगे, ये बैटरी है B और ये मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, और ये एक की है जिसकी आप इसको स्विच है वो कह सकते हैं सर्किट के अंदर। तो देखिए ये जो की है बेसिकली इसको जब जैसे ही हम ऑन करेंगे ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, और ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करेगी। ये कोर्क का टुकड़ा है, रबर कोर्क है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब करेगी, देखिए तो यहां पे मैंने लिया H2SO4। जब H2SO4 लिया तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जब आप एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं यानी उसका एक्वाज सॉल्यूशन बनाते हैं तो H2SO4 क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए जैसे ये HCl है तो ये किस में टूट जाता है, H प्लस एंड प्लस OH, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, ये H प्लस एंड Cl माइनस। तो देखिए H प्लस और Cl माइनस इसमें टूट जाता है। तो यहाँ पे H प्लस ये एक पॉजिटिव आयन हो गया और ये Cl माइनस ये एक नेगेटिव आयन हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स हैं वो आ चुके हैं। तो इस लिक्विड के अंदर इस एक्वाज सॉल्यूशन में आयन्स प्रेजेंट हैं और जब इसमें आयन प्रेजेंट है तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अच्छा H2SO4 की अगर बात करते हैं, जैसे H2SO4 है तो यहाँ पे किस में टूटेगा, 2H प्लस एंड प्लस SO4 माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए H2SO4 है वो 2H प्लस एंड SO4 माइनस इसमें टूट गया है। तो ये एक आपके पास पॉजिटिव आयन है और ये आपके पास एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इस लिक्विड के अंदर अगर मैंने H2SO4 लिया होता तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करती। और रीजन क्या है, जिस भी लिक्विड के अंदर देखिए आयन्स प्रेजेंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये तो दोनों एसिड थे, एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, देखिए Na प्लस एंड प्लस टूट जाएगा OH माइनस। अभी तक आपने वीडियो सारे देखे तो आपको पता होगा, बड़ी कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव आयन हो गया और ये आपके पास नेगेटिव आयन हो गया। मैंने जहां भी बताया देखिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों लिक्विड में कंडक्ट होंगे तो फिर से जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, वहीं अगर आप एल्कोहल का सॉल्यूशन ले लेंगे, अगर आपके पास जैसे मैं देख लूँ आपके पास एथेनॉल है C2H5OH, ये आपके पास एथेनॉल है। अगर इस एथेनॉल का सॉल्यूशन आप लेंगे तो क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, या इसमें आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं करेगी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब अल्कोहल का सॉल्यूशन या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, क्यों। देखिए ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेसिकली। देखिए यहाँ पे कार्बन नजर आ रहा होगा और जो ग्लूकोज है C6H12O6, क्या होता है हमारे पास C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इसके अंदर भी देखिए क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। जहां भी कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन ये जाकर के वहां आयोनाइज नहीं होते, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस के अंदर नहीं टूटते। यहाँ पे आपने देखा एसिड है वो दो आयंस में टूट गया था, H प्लस और Cl माइनस। यहाँ भी आपने देखा एसिड है वो दो आयंस में टूट गया था, H प्लस और SO4 माइनस। यहाँ भी आपने देखा जो बेस है वो दो आयंस में टूट गया था, H प्लस और OH माइनस। पर यहाँ जो C6H12O6 है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपके
पास एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे टमाटोज हैं, बहुत सारे टमाटर हैं, और उनमें से एक टमाटर आपने सारी जो टोकरी उसको पानी में डाल दिया है, ठीक है। तो टमाटर यहाँ पे जो टमाटो जब बिल्कुल एक जगह पे फिक्स बैठे हुए हैं, वो टूट नहीं रहे हैं, वो उनके पार्ट हैं वो अलग अलग नहीं हो रहे। इनके बीच में तो क्या होता है, देखिए आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जो आयंस है जैसे H+ और Cl-, तो ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैटेगरी को शो करते हैं। जो हाइड्रोजन है वो भी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसलिए ये टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बात करेंगे C6H12O6 यानी ग्लूकोज और साथ में ये जो आपके पास अल्कोहल, इनके अंदर प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये टूटते नहीं है, बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे इसलिए यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो हम एक बात कहते हैं 100 बात की एक बात। 100 बात की एक बात क्या है, जिस भी लिक्विड में आयंस प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जिस भी लिक्विड में आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मेटल्स के विषय में अगर बात आती है तो मेटल्स में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लिक्विड की देखिए आपको पता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाटर है, जो प्योर वाटर होता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, करता है या नहीं करता? तो नहीं करता है। प्योर वाटर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो टैप वाटर होता है, नल का पानी, जो नल का पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जिसके चलते उसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप बिल्कुल प्योर वाटर लेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई कि कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अभी हम आगे और बात करते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ HCl है वो कैसे किया जाता है। तो HCl गैस है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक टेस्ट ट्यूब को ले सकते हैं। आपके पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, आपने उसको ले लिया। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और पहले आप ले सकते हैं वहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी NaCl। तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, वो आपने उसमें ले लिया। डाइल्यूट लेना है, ये आगे बात करेंगे अभी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है। तो डाइल्यूट NaCl आपने ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया है। अब उसके अंदर आपको थोड़े से ड्रॉप डालने हैं किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के। जैसे ही NaCl और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास HCl गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आप एक लिटमस पेपर को ले सकते हैं, जो हमने पढ़ा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उनका एक पार्ट है लिटमस पेपर। आप उसको जब लिटमस पेपर को उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर के जाएंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो HCl का एक्वाज सॉल्यूशन नहीं है। वो HCl का एक्वाज सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है? केवल HCl गैस है। और जब गैसेज होती है तो उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और जब मॉइस्चर नहीं होता है तो लिटमस, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो H+ आयन और दूसरा OH- आयन। बेसेज के अंदर OH- आयन, बेस क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और जब वाटरमेन को डिजोल्व किया जाता है, और एसिड क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो H+ आयन एसिड देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बेस देते हैं। और इन जब ये आपके पास आयन नहीं होंगे तब तक लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो HCl गैस है वो लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वहां पे H+ कॉन्सेंट्रेशन उसमें नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन फ्री स्टेट में वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि क्यों जो HCl गैस है वो लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो HCl का जो एक्वाज सॉल्यूशन होता है वो लिटमस पेपर पे इफेक्ट करता है। तो बहुत ही इजी वे में आप इसका जो आंसर है उसको कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए आपने H2SO4 को लिया, आपने जो सोडियम क्लोराइड NaCl लिया और उसमें H2SO4 डाला, HCl फ्लो हो गया। अब आप दूसरी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं कि जो लिटमस पेपर उसको थोड़ा गीला करिए, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप लेकर के आएंगे तो जैसे ही HCl गैस वहाँ होगी, वहाँ हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होंगे। जो हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होंगे तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो भी आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि वो चेंज हो जाता है। लेकिन बिना मॉइस्चर एसिड और बेस लिटमस पेपर पे इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वो एक्वाज सॉल्यूशन होना चाहिए और वो लिक्विड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। और क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब तक नहीं होंगे तब तक H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि तो जब आपके पास एसिड कम हो या बेस कम हो, बेस में भी वही आपके पास टर्म होगी, चाहे वो बेस के अगर कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, चाहे एसिड के कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें या डाइल्यूट की बात करें। तो जब आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड बहुत ज़्यादा होगा या बेस बहुत ज़्यादा होगा और वाटर उसके मुकाबले बहुत कम,
तब आप बोलेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और जब आपके पास एसिड और बेस बहुत कम होंगे और वाटर बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनमें एसिड की अमाउंट बहुत कम होती है, वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर आपके बॉडी के ऊपर कहीं भी डाइल्यूट HCl है वो गिर जाए तो बहुत कम आपको हार्म कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं गिर जाए तो जला करके खाक कर सकता है। आप किसी भी क्लॉथ को लेंगे उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड, क्लॉथ छोड़िए, आप कुछ अगर स्टोन लेंगे तो जो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है ये स्टोन को भी जला सकता है एक बार के लिए। तो अगर आपके पास, अगर आप देखेंगे कि स्टोन की जो सरफेस है वो भी ब्लैक कलर की हो जाएगी अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl को डाल दिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके अंदर वाटर को जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं किसी स्टूडेंट की बॉडी के ऊपर गिर गया, बॉडी पार्ट पे, या किसी टीचर के भी बॉडी पार्ट पे गिर गया तो बहुत हार्म हो सकता है। तो इसलिए पहले उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। अब ये डाइल्यूट करते कैसे हैं देखिए, तो डाइल्यूट करने के लिए आपको पता है कि वाटर को मिक्स करना होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे या एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे। तो हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि जब आप वाटर को ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे रिलीज होती है। और साथ ही क्या होता है कि जब हीट बहुत ज़्यादा, देखिए, हीट रिलीज होगी तो क्या होगा कि अगर आपके पास मान लेते हैं बहुत सारा एसिड है, उसमें आपने वाटर डाला, क्या होगा, बहुत हीट रिलीज होगी। लेकिन आपके पास बहुत सारा वाटर है, आपने उसमें पानी डाला तो क्या होगा, देखिए, कभी भी बेसिकली पानी जो आपके पास होता है, जो वाटर आपके पास होता है, उसको आप लेंगे और उसके अंदर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा एसिड है उसको ऐड करेंगे और उसको हिलाते जाएंगे, उसको स्ट्रिंग करते जाएंगे ताकि वो उसमें डिजोल्व होता रहे साथ साथ। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आप एक बहुत बड़ा सा एसिड का कंटेनर ले लेंगे और जिसमें एसिड प्रेजेंट है और आप उसमें जाकर के वाटर डाल रहे हैं। अगर ऐसा किया तो बहुत हार्म कर सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे साफ वार्निंग लिखी होती है कि इसके साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। और बच्चों की पहुँचे तो बेसिकली दूरी रखें, ये तो है ही। नॉर्मल जो घर के अंदर जो मेडिसिन होती हैं उन पर ही लिखा होता है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तो फिर ये तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये अगर गिर जाए तो पता नहीं क्या कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए जो एसिड है वो बैन है। पहले क्या होता था कि एसिड है वो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता था, ले जा करके लोग किसी के भी फेस पे डाल दिया, इस तरह की चीज़ें होती थी, और जो कि बहुत गलत है। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर बहुत गलत मैसेज इस चीज़ का है, तो ऐसा कभी भी किसी की लाइफ के साथ नहीं करना। तो लेकिन फिर भी लोग इस तरह की हरकतें कर दिया करते थे, जिसके चलते फिर एसिड की जो ये बिक्री है उसको बैन किया गया। ठीक, और अब कहीं भी आपको एसिड इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेबोरेटरी लाइसेंस आपको नीड होता है कम से कम उस एसिड को खरीदने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो नीडेड होता है अगर किसी पर्टिकुलर वे में आपको चाहिए किसी दूसरे वे के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको बेसिकली क्या करना है कि वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करना है, एसिड के अंदर वाटर को कभी मिक्स नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी और वहाँ पे कोई भी जो हार्म है वो हो सकता है। ठीक है, जिस ग्लास के अंदर आप ऐसा कर रहे हैं, जिस कंटेनर में आप ऐसा कर रहे हैं, जो बिकर आपके पास है, जो टेस्ट ट्यूब आपके पास है, वो टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो सकती है। ठीक, वो भी टूट करके बिखर सकती है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। जिस जो कोनिकल फ्लास्क होता है अगर उसमें आप डाल रहे हैं तो वो भी टूट करके बिखर सकता है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। आप देखते हैं कि अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर ग्लास को अगर हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो वो टूट सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वाज सॉल्यूशन। तो इसका आंसर शायद हमें मिल गया होगा कि वहाँ पे जो एसिड्स हैं वो H+ आयन को दे देते हैं और जो बेसेज है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को दे देते हैं। दूसरा यहाँ पे वाई डज एन एक्वाज सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी फ्री आयंस होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, वाई डज ड्राई HCl कैन नॉट गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। ये कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कि HCl जो ड्राई HCl गैस है मैंने अभी बताया। उसके बाद देखिए, वाइल डाइल्यूट एन एसिड वाई इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर। तो जैसे अभी अभी हमने डिस्कशन किया, एसिड को वाटर के अंदर कभी ऐड नहीं करना, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, वाटर को कभी भी एसिड के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो किस तरह से ये अफेक्ट होता है, तो देखिए, नॉर्मली अगर बात करते हैं, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपके पास कोई एक कंटेनर है
और इसके अंदर मान लेते हैं 100, आपके पास कोई भी 100 कॉइन्स थे या आपके पास 100 बलून्स थे जिसमें आपने वाटर भर के रखा हुआ है। एक कंटेनर है जिसमें आपने बलून्स को भर के रखा हुआ है और उसका जो नंबर है वो 100 था। तो यहाँ पे जो कंटेनर है उसमें पास बलून्स थे, लेकिन अभी आपने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उन बलून्स को उसमें डाल दिया और साथ ही बहुत सारा वाटर। तो आप देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा दूर दूर वो बलून आपको नजर आएंगे। पहले तो बहुत पास थे यानी कॉन्सेंट्रेटेड थे, अब क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए हैं। तो इसी तरह से चेंजमेंट होता है जब किसी बेस को आप डाइल्यूट करते हैं या किसी एसिड को आप डाइल्यूट करते हैं, तो उसके अंदर जो देखिए एसिड के अंदर जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H+ जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, ये H3O+। ये मैंने पहले बता चुका हूं, मैं आर्सेनियस जब पढ़ा था हमने। तो ये हाइड्रोनियम आयन है, और जब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्यों, पहले देखिए आपके पास 1 लीटर वाटर में 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब आपके पास 5 लीटर वाटर में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर और वाटर ऐड कर देंगे, जितना वाटर ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। तो यही बेस के साथ होगा। जैसे जो OH- आयन है, ये अगर पहले 100 थे 1 लीटर में, फिर आपने 5 लीटर वाटर को ऐड कर दिया तो 5 लीटर में 100 हैं। ये नहीं बढ़े हैं, आपने वाटर को इंक्रीज किया है, आपने OH को नहीं बढ़ाया है, समझ गए। तो इसलिए वो कम हार्मफुल होता जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ज़्यादा बेस को अगर आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड जो आयन, जैसे हमने डाइल्यूट किया था तो जो हाइड्रोक्साइड आयन थे वो कम होते चले गए थे। जब आप बेस के अंदर और बेस ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब इस बार आप वाटर को इंक्रीज नहीं कर रहे, आप हाइड्रोक्साइड आयन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसमें हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से वो इंक्रीज होते चले जाते हैं और जो सॉल्यूशन है वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाता है। सो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। हमने देखा कि कौन से लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डाइल्यूट अनकॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, कब एसिड के अंदर वाटर ऐड करें, वाटर के अंदर या एसिड ऐड करें, क्या कंसेप्ट है। तो ये सारे, अगर इन जो आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड या पिछले किन्हीं वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।